क्लियर है क्या? स्क्रीन शो हो रही है क्या? स्क्रीन अगर शो हो रही है तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिख दीजिए, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर स्क्रीन क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस CLR आप लिख दीजिए, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि स्क्रीन शेयरिंग हो गई है। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस सेशन में। दोस्तों ये सेशन नेक्स्ट 1 आवर्स के लिए चलेगा, तो आप अपने साथ हो सके तो पानी की बोतल या पानी का गिलास लेकर बैठिएगा। जो आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि कुछ हम चीजें इसमें बताएंगे जो आप अगर लिखोगे तो आपको देर तक याद रहेगा। दोस्तों हम 2-3 तरीके से सीखते हैं। कुछ लोग जो सुनकर सीखते हैं तो कहा जाता है कि वो 24 से 48 घंटे में जो सीखा है उसको भूल जाते हैं। जो सुनकर और लिखकर सीखते हैं तो उनको वो 72 आवर्स टू 96 आवर्स तक याद रहता है। लेकिन जो सुनकर लिखकर और विद पार्टिसिपेशन के द्वारा सीखते हैं तो कहा जाता है कि उनको वो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो आप इसको लिखिएगा भी और पार्टिसिपेशन भी कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तो फिर जो आज का ये सेशन है आपको काफी काम आएगा। दोस्तों हम आज क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि कंसेप्ट सेलिंग क्या होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम 2 सीखेंगे। कस्टमर आपसे कहते हैं कि LIC में रिटर्न कम है, ये मैं अपने CA से पूछ के बताऊंगा, तो उन 2 ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 पावरफुल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे और 2 से 3 डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यूज करेंगे जिसके थ्रू आप किसी को भी लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। दोस्तों किसी भी फील्ड में आपको 4 तरह के लोग मिलते हैं, और हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी 4 तरह के एडवाइजर कैटेगरी पाई जाती है। सबसे पहले कैटेगरी होती है लो स्किल और लो विल। ये उस तरह के एडवाइजर होते हैं जिनमें स्किल्स बहुत कम होती है और उनकी जो इच्छा शक्ति होती है काम करने की वो भी बहुत कम होती है। स्किल्स का मतलब है कि वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते, कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं करना चाहते और उनका वाई क्लियर नहीं होता। तो फर्स्ट तरह के एडवाइजर होते हैं जिनमें लो स्किल होती है और लो विल होती है। तो ये फेलियर कैटेगरी के आते हैं। ये कोटा एडवाइजर होते हैं जो बहुत जल्दी ही इस बिजनेस से एग्जिट कर देते हैं या कुछ अच्छा बड़ा अचीव नहीं कर पाते। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों लो स्किल हाई विल। ये जो एडवाइजर होते हैं इनके पास स्किल कम होती है, ज्ञान कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन इनमें कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति बहुत होती है। ये बहुत ज्यादा हाई विल लेके चलते हैं और इनको अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए, इनको अगर अच्छे से संभाला जाए, अच्छे से नर्टिश किया जाए, तो ये एडवाइजर बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तीसरे तरह के एडवाइजर आते हैं दोस्तों हाई स्किल लो विल। ये उस तरह की कैटेगरी के एडवाइजर होते हैं जिनको ज्ञान तो बहुत होता है, हर चीज की, हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, लेकिन उनमें काम करने की इच्छा शक्ति बहुत कम होती है। आप भी अपनी एजेंसी में या अपने ब्रांच में अपने DO की जो टीम है उसमें देखते होंगे कि कुछ एडवाइजर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, पूरा उनको सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसमें विल पावर बहुत कम है तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो ये एडवाइजर आते हैं दोस्तों फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी के। इनको फ्रस्ट्रेशन आता है जब ये कुछ साल बाद देखते हैं कि जो मेरे बाद एडवाइजर आया था वो मुझसे आगे बढ़ गया है। उसके बाद ये कहते हैं लो हाई स्किल और लो विल की कैटेगरी। और जो लास्ट कैटेगरी होती है दोस्तों होती है हाई स्किल और हाई विल। इनमें जो विल पावर होती है वो भी बहुत हाई होती है, और जो इनमें नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति के साथ साथ नॉलेज भी बहुत हाई होता है, तो ये इंडस्ट्री के टॉपर या अचीवर कहलाते हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरी पाई जाती है किसी भी फील्ड में, चाहे आप क्रिकेट ले लो, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो। लाइफ इंश्योरेंस में भी ये 4 तरह की कैटेगरी पाई जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं लोग, ये 4 तरह की कैटेगरी पाई जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। फेलियर,
ट्राई करके अचीव करना, फ्रस्ट्रेटेड या टॉपर और अचीवर बनना। तो व्हाट इज योर वर्क फोर्स? हम किस चीज से काम करते हैं, हम किस चीज से प्रेरणा लेते हैं? कोई कहता है कि जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, मोटिवेशन हमें आता है तो वो हमें प्रेरणा देता है काम करने के लिए। कोई कहता है कि जब हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, हम उसको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं, तो वो हमें काम करने की इच्छा देता है। इन दो के ऊपर है दोस्तों डेस्पिरेशन। अगर मोटिवेशन है तो मोटिवेशन कुछ टाइम बाद आपके अंदर से चला जाएगा। इंस्पिरेशन है तो आपका रोल मॉडल वो चेंज होता रहेगा। आज आप किसी को देखकर मोटिवेट होंगे तो हो सकता है 10 दिन, महीने भर बाद आप किसी और एडवाइजर को देख के इंस्पायर हो जाए, तो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो डेस्पिरेशन होती है कि आपका वाई क्या है, कि आप इस एजेंसी में क्यों आए हैं, आपको अगर एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है, 10 लाख रुपए कमाना है, तो क्यों कमाना है, जब वो आपका वाई क्लियर होता है, वो आपका डेस्पिरेशन क्लियर होता है, तो फिर हम इस किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन से ऊपर होता है डेस्पिरेशन। तो हमेशा अपना वाई क्लियर रखिए कि आपने ये एजेंसी क्यों ज्वाइन करी, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं कि कंसेप्ट सेलिंग क्या होता है। दोस्तों कंसेप्ट सेलिंग अगर सिंपल टर्म्स में हम कहें तो हमारे विचारों को कस्टमर के सामने इजी लैंग्वेज में पेश करने की जो कला होती है, उसको कंसेप्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, स्टोरीज यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, या रियल लाइफ के इंसिडेंट यूज कर सकते हैं। जब आप अपने कस्टमर के सामने कुछ एग्जाम्पल, स्टोरी, एक्सपीरियंस और रियल लाइफ के इंसिडेंट शेयर करते हैं कस्टमर को अवेयर करने के लिए, तो वो कंसेप्ट सेलिंग का पार्ट होती है। 3 तरह की अप्रोच होती है जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में होती है। सबसे पहले होती है दोस्तों रिजेक्टेबल अप्रोच। रिजेक्टेबल अप्रोच होती है कि कस्टमर के सामने आप जाते हो और कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरह की होती है एक्सेप्टेबल अप्रोच, कि वहां पे कस्टमर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तीसरे तरह की होती है रेफरेबल अप्रोच, कि कस्टमर आपको आगे भी अपने ग्रुप में रेफर करते हैं कि आप मेरे इस एडवाइजर से मिलिए, उनसे मीटिंग लीजिए। तो 3 तरह की अप्रोच है जो कोई भी एडवाइजर फॉलो करता है, रिजेक्टेबल, एक्सेप्टेबल एंड रिफरेबल। तो हम आज 2 अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। दोस्तों जो फर्स्ट अप्रोच है रिजेक्टेबल, उसमें प्रोडक्ट जो है वो सेंटर ऑफ डिस्कशन का होता है। जब भी हम कस्टमर के सामने बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो हम प्रोडक्ट की बातें करते हैं कि सर जीवन लाभ ले लीजिए, जीवन लक्ष्य ले लीजिए, जीवन आनंद ले लीजिए, जीवन उमंग ले लीजिए। उसमें प्रोडक्ट सेंटर होता है डिस्कशन का। तो वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वर्क फॉर कमीशन, कि हम कमीशन के लिए वर्क करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों डिस्कशन ऑन प्राइस नोट वैल्यू, कि हम प्राइस के ऊपर बात करते रहते हैं, वैल्यू कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं करते कस्टमर की लाइफ में। तो दूसरे तरह की जो इसमें पॉइंट है वो है डिस्कशन ऑन प्राइस नोट वैल्यू, कि हम डिस्कशन में उलझे रहते हैं, वैल्यू किसी तरह की क्रिएट नहीं करते। तो इंटरेस्टेड फॉर आवर टारगेट फुलफिलमेंट, कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कि हमारा किसी तरह से शतकवीर का टारगेट हो जाए, या किसी तरह से हमारा जो ब्रांच का टारगेट है वो पूरा हो जाए। तो हम प्राइस पे डिस्कस करते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं करते कस्टमर की लाइफ में। इसमें अननेसेसरी कंपैरिजन में हम पड़े रहते हैं। दोस्तों जब भी कस्टमर कोई आपको ऑब्जेक्शन डालता है तो आप उनसे कंपैरिजन में लग जाते हैं, और कस्टमर को किसी भी तरह का कोई भी हम सुझाव नहीं देते। तो जब हम इस तरह की अप्रोच पे जाते हैं जहां प्रोडक्ट सेंटर होता है, हम प्राइस की हमेशा बात करते हैं, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और कंपेयर करते रहते हैं अननेसेसरी चीजों को, तो वो आती है रिजेक्टेबल अप्रोच। तो इसको कहते हैं रिजेक्टेबल अप्रोच या प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, कि आप प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच उसमें कर रहे हैं। तो हमें इससे चेंज आना है दोस्तों, नेक्स्ट अप्रोच में जाना है। वहां पे प्रोडक्ट की जगह कस्टमर इज द सेंटर ऑफ डिस्कशन, कि जो कस्टमर है वो हमारा सेंटर होता है डिस्कशन का। तो यहाँ पे हम कमीशन के लिए नहीं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। कस्टमर को हम बताते हैं कि सर हमारा मिशन क्या है, हम इस एजेंसी में क्यों आए, और मेरा क्या मिशन है इस एजेंसी को चलाने का। हम कस्टमर की लाइफ में किसी ना किसी तरह के कंसेप्ट बता के या एजुकेशन सेलिंग दे के वैल्यू ऐड करते हैं, प्राइस की इसमें कोई भी बात नहीं होती है।
तो इंटरेस्टेड फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा सबसे ऊपर होता है। यहाँ पे हम कंपेयर नहीं करते बल्कि कस्टमर को सुझाव देते हैं कि उनको किस तरह से पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं असेट एलोकेशन के या फाइनेंशियल पिरामिड के, तो हम यहाँ कंपेयर में ना जाके कस्टमर को कुछ वैल्यू ऐड करते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू। तो इस अप्रोच को कहते हैं दोस्तों कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच या एक्सेप्टेबल अप्रोच। कंसेप्ट क्या होता है, आप समझिए कि एक आलू है, उसी आलू को अगर हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो जो 20 रुपए किलो का आलू है तो वो 100 रुपए किलो के फ्रेंच फ्राइज में तब्दील हो जाता है। वही 5 स्टार होटल में कोई उसका चॉपस्टिक बनाता है तो वो 300-400 रुपए का एक छोटा सा बन जाता है, और उसी को एक कंपनी रैपर में भर के बेचती है जिसको चिप्स कहते हैं, तो ये 1000 रुपए किलो बन जाता है। तो दोस्तों आलू तो वही है, लेकिन आप किस तरह से उसको पेश कर रहे हो, किस तरह से उस उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रख रहे हो, इसको कंसेप्ट कहते हैं। क्योंकि एलआईसी ने भी आपको सबको जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य ही प्रोडक्ट दिए हैं। तो किस तरह से कस्टमर के सामने उसको पेश किया जाता है कंसेप्ट में, जिससे कि अच्छा प्रीमियम आए, बड़ा प्रीमियम आए, कस्टमर उसको नॉलेज अवेयर होके खरीदे, तो उस अप्रोच को कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। जैसे कॉर्न होता है, इसको जब हम भूनते हैं तो ये 20 रुपए वाला 50 रुपए का हो जाता है। वहीं जब हम इसका स्वीट कॉर्न करते हैं तो ये 100 रुपए का बिकता है, और कहीं वहीं मल्टीपैलेक्स में ये 400-500 रुपए का आता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच कहते हैं, कि हम कस्टमर की लाइफ में अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये सारा आता है कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच में। तो सबसे पहले हम सेल क्या करते हैं दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं। दोस्तों हम न्यूज़पेपर नहीं खरीदते, हम न्यूज़ खरीदते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी जो पर्सन होता है वो न्यूज़पेपर नहीं खरीदता, वो उसके अंदर जो न्यूज़ होती है उसको परचेज करता है। हम मूवी टिकट नहीं खरीदते, हम एंटरटेनमेंट खरीदते हैं कि उस पिक्चर को देखने के बाद हम कैसे फील करेंगे, कैसे फ्रेश करेंगे। तो हम वो मूवी टिकट नहीं परचेज करते, हम एंटरटेनमेंट परचेज करते हैं। उसी तरह दोस्तों हम आई ग्लास नहीं खरीदते, हम विजन खरीदते हैं। वी डोंट बाय एसी, हम एसी नहीं खरीदते, हम एक कंफर्ट एयर कूल एनवायरनमेंट खरीदते हैं। हम एयर टिकट नहीं खरीदते, हम फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खरीदते हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से जा सकें। उसी तरह हम मोबाइल फोन नहीं खरीदते, हम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन खरीदते हैं जिससे कि हम दूसरों से अच्छे से बातें कर सकें। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई है, ये सब सॉल्यूशंस हैं। तो हम क्या खरीदते हैं, हमेशा याद रखिए कि हम सॉल्यूशंस खरीदते हैं। हमारी कोई एक प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन खरीदते हैं। तो पीपल बाय फॉर दियर रीजन, जो भी लोग हैं वो उनके कारणों से खरीदते हैं, आपके कारणों से नहीं। इफ यू वांट टू ग्रो बिजनेस यू नीड टू चेंज द अप्रोच, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है प्रोडक्ट की जगह। वो प्रोडक्ट उनके लाइफ में किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है। दूसरा है वैल्यू देनी है प्राइस की जगह। तीसरा है कस्टमर नीड्स को एनालिसिस करना है, अपने इंटरेस्ट से पहले कस्टमर का इंटरेस्ट रखना है। तीसरा है रिलेशनशिप सेलिंग करनी है, आपको कस्टमर को यह बताना है कि बीमे की जरूरत क्या है। तो जब हम अपनी इस अप्रोच को चेंज कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट से कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच में चला जाता है। दोस्तों एक ऐसी एजुकेटिव कंसेप्ट है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि RRR जो मूवी है उसने ऑस्कर अवार्ड विन किया है। तो उसके बेस पे ही एक हमने कंसेप्ट बनाया जो एजुकेटिव कंसेप्ट है कि आपके अगर सेविंग में 5R के पिलर्स मजबूत हैं तो आपको भी 1R, जिसको रुपीस का सिंबल दिया है, 1R और मिलेगा। तो क्या आपने वो अपने 5 पिलर्स को इवेल्युएट किया है क्या? दोस्तों अभी तक का मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए जो भी हमने डिस्कस किया है सब क्लियर है, तो फिर हम कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं।
ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों आप कस्टमर के सामने भी ये कहिए कि सर कोई भी हमें सेविंग करनी चाहिए तो हमें जो है 5 आवर्स को इवेल्युएट करना चाहिए सबसे पहले। तो ये 5 आवर क्या है, इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला आर है वो है रीजन। आप अपने कस्टमर को बताइए कि सर जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले आपके पास रीजन होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार कस्टमर के पास रीजन नहीं होता किसी भी चीज को सेव करने का, वो बस सेव करते हैं, कुछ टाइम बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है या इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जब आप कस्टमर को इस अप्रोच से जाएंगे कि सर आपका रीजन क्या है, जैसे रीजन हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना हो, रीजन हो सकता है कि आपको एक घर खरीदना हो, रीजन हो सकता है कि आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना हो, रीजन हो सकता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, अपने चिल्ड्रन की मैरिज के लिए वो सर रीजन हो सकता है, फैमिली मेरे प्री मैच्योर डेथ के कारण सफर ना हो वो आपका रीजन हो सकता है, मेरे रिटायरमेंट एक अच्छे से गुजरे वो आपका रीजन हो सकता है, या कार लेना है, इस तरह से रीजन होते हैं। तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करें तो सर आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि आपको वो किस कारण से करना है। तो ये पहला आर है रीजन, ये आप लिख लीजिए। आप कभी भी कस्टमर से बात करें, आप इसका एक मैसेज भी बना सकते हैं कि सर क्या आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के 5 आर रूल पता है क्या। और बस आप कस्टमर से ये बात कीजिए, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि मेरा जो एडवाइजर है कुछ डिफरेंट या कुछ हट के बात कर रहा है। तो हमारी जो लाइफ में है 5-6 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला होता है प्री मैच्योर डेथ, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना, इसमें आता है चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज। हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, टैक्स सेविंग के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये रीजन आपको बताने कि सर जो हमारे रीजन होते हैं मेनली ये होते हैं जिसकी वजह से हम सेव करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब रीजन पता हो जाए तो हमें रिसर्च करना है। रिसर्च में आता है कि करंट कॉस्ट क्या है। अगर मेरे बच्चे की एजुकेशन 10 साल बाद आनी है तो करंट कॉस्ट अगर 8 लाख है तो 10 साल के बाद हो सकता है वो 15 लाख या 16 लाख हो जाए। तो ये रिसर्च करना है कि अगर मेरे को 4 साल बाद कार लेनी है तो वो कोई कार अगर आज 12 लाख की है तो हो सकता है वो 15 लाख या 16 लाख की हो जाए। तो ये मेरे को पूरा रिसर्च करना है रीजन क्लियर होने के बाद। तीसरा है दोस्तों रिसोर्स। जब रीजन हो गया, रिसर्च हो गया, तो तीसरा हमारे पास उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो जो भी रिसोर्स हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है रिस्क कैटेगरी। रिस्क कैटेगरी आप कस्टमर को बताइए सर ये वो कैटेगरी है जहां पे बहुत रिस्क होता है, यहाँ पे आपको रिटर्न तो अच्छा मिलेगा, रिटर्न तो अच्छे मिलने के चांस हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपकी कैपिटल हो वो भी ना रिकवर हो, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये आती है रिस्क कैटेगरी में। दूसरी आती है सेविंग कैटेगरी। सेविंग कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां पे आपको एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है, 7-8-9% का, जैसे पीपीएफ हो गया, आरडी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। तो दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है सेविंग कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी है फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन कैटेगरी, जो हमारी इंश्योरेंस कैटेगरी होती है। तो ये आपको कस्टमर को पूरी एलोबरेट करनी है कि सर किस कैटेगरी के क्या प्रोन्स है और क्या कॉन्स है। जब कैटेगरी फुलफिल हो जाए तो फोर्थ हमें देखना है रिजल्ट, कि जिस कैटेगरी में हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारे रिजल्ट को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर मैं अपने बच्चे की एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसा लगाना चाहता हूं और मैं अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, पीपीएफ, एनएससी या सुकन्या के थ्रू जाता हूं, और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हो जाता है तो वो जो रिजल्ट है वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, इसके लिए हमें तीसरी कैटेगरी चूज करनी है, फ्यूचर कैपिटल वाली, जो कि फ्यूचर के प्रोविजन गारंटी करती है। तो ये जब कैटेगरी आप क्लियर हो जाएगी तो ये रिजल्ट के पोर्शन में आप कस्टमर को पूरा बता सकते हैं कि सर रिजल्ट किस चीज में। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो हो सकता है सर आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, क्योंकि वो एक उस तरह का लक्ष्य है जिसको आप 1 साल, 2 साल या 3 साल पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो लक्ष्य है वो सर्टेन है और जो फ्यूचर में होने ही होने हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपकी वाइफ का रिटायरमेंट और पेरेंट्स का टेक केयर, तो उसके लिए जो हमें कैटेगरी चूज करनी है वो हमें ना ही रिस्क करनी है,
ना ही हमें रिस्क कैटेगरी करनी है, ना ही सेविंग करनी है, हमें फ्यूचर कैपिटल प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी में उसको पैसा लगवाना है। जब ये रिजल्ट का पूरा हो जाता है तो हमें टाइम टू टाइम उस रिपोर्ट को रिव्यू करना है सर। हर 6 महीने, साल, 2 साल में हम बैठ के रिव्यू करेंगे कि जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, रीजन, कि हमारा वो रीजन पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या पता आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, बच्चा अब इंडिया में ना विदेश में पढ़ना पाए। तो ये हमें एक रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और जब ये 5 आर आपके अलाइनमेंट में होते हैं तो छठा आर आपको मिलता है, जिसको कहते हैं रिवार्ड। रिवार्ड मतलब जो भी आपने सोचा था वो आपको मिलता है। तो ये 5 आर कैटेगरी हमें अपने कस्टमर को बतानी है कि कोई भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 5 आर कैटेगरी पे आपको अपना पूरा सर फोकस करना है, और ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करना है। 3 मेन क्वेश्चन जो आप कस्टमर को पूछ सकते हो कि कैन आई पोस्टपोन विद माई रीजन, क्या मेरे जो कारण है वो पोस्टपोन कर सकता हूं, कैन आई कॉम्प्रोमाइज विद माई रीजन, और हाउ कैन आई फ्यूचर सेव गाइड माई रीजन। तो ये केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर के जो गारंटेड इवेंट हैं उसको आज ही सिक्योर कर लें। तो ये 5 आर अप्रोच पे कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि सर क्रिएट एंड सेव एंड क्रिएट एक कंसेप्ट होता है कि सपोज कीजिए आपको 50 लाख रुपीस का फंड चाहिए अपनी बच्चे की मैरिज के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए। तो आपके पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है क्रिएट एंड सेव मेथड, और दूसरा होता है सेव एंड क्रिएट मेथड। तो दोनों को समझ लेते हैं किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले कि सर सेव एंड क्रिएट क्या होता है। जैसे पोस्टल की स्कीम हो गई, बैंक, शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और वो आपको लास्ट में एक लमसम अमाउंट देती है। लेकिन इसके लिए सर 2 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एक तो जो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रहना, जीवित रहना बहुत जरूरी है, और उसका इन्वेस्टमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड जो होता है सर वो होता है क्रिएट एंड सेव, कि हम आज ही आपको 50 लाख रुपए का गारंटेड फ्यूचर प्रोविजन एफडी क्रिएट करके दे देंगे, और उसके लिए फिर आप एक छोटा छोटा फंड हर साल सेव करोगे। अगर इन बिटवीन कुछ मिसहैपनिंग होती है तो भी सर ये क्रिएट एंड सेव मेथड इंश्योर करेगा कि जो आपका रीजन, जो आपका सपना था वो पूरा होगा। अगर आप फ्यूचर में प्रीमियम देने के लायक नहीं होते किसी भी डिसेबिलिटी के कारण, तो भी ये आपका सपना हमेशा साकार रहेगा। तो ये 2 मेथड में से आप जो सर्टेन आपके गोल्स हैं उनको किस मेथड्स के थ्रू अचीव करना चाहेंगे, तो आप ये सेव एंड क्रिएट एंड सेव मेथड के थ्रू अपने कस्टमर को बता सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? 2 कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं, 5 आर और क्रिएट एंड सेव। अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, और कोई डाउट है तो एक बार आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। लास्ट में हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे उसमें हम इसको काउंटर करेंगे। भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। आप कभी भी किसी कस्टमर के पास जाइए तो उनसे कहिए कि सर हम जो ह्यूमन है, हमारे जो ह्यूमन है उनकी 4 टाइप की लाइफ वैल्यू होती है। किसी भी ह्यूमन की 4 तरह की वैल्यू होती हैं उनके फैमिली में। जो सबसे पहली वैल्यू है वो है इमोशन वैल्यू, कि कोई भी पर्सन अपनी फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है। एक फादर अपने बच्चों के साथ, एक सन अपने पेरेंट्स के साथ, और एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है। तो जो पहले तरह की वैल्यू होती है सर वो होती है इमोशनल वैल्यू। दूसरे तरह की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल वैल्यू, कि जो एक हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने फैमिली को अपग्रेड करने के लिए फिजिकल वैल्यू देता है। बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना है,
पेरेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वाइफ को आउटिंग करानी है, शॉपिंग करानी है, तो वहां पे उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। तो जो दूसरे तरह की वैल्यू है वो है फिजिकल वैल्यू। जो तीसरे तरह की वैल्यू है दोस्तों आपको कस्टमर को बतानी है वो है फाइनेंशियल वैल्यू। कि कोई भी पर्सन अपनी फैमिली में फाइनेंशियल वैल्यू सपोर्ट करता है, उनके जो भी ड्रीम है, डिजायर है, कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, इनकम अर्न करता है। तो तीसरे तरह की वैल्यू है फाइनेंशियल वैल्यू। और जो चौथे तरह की वैल्यू है वो होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। जैसे आप भी देखते होंगे कि कई बार आपको किसी का कोई सुझाव चाहिए, किसी की कोई राय चाहिए, तो आप कहते होंगे कि उनसे जाके मिल लो, वो अच्छी राय देते हैं। तो उस तरह की वैल्यू को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। तो आप किसी भी कस्टमर को बताइए कि सर ये 4 तरह की वैल्यू होती है। तो जब एक फैमिली में एक अर्निंग मेंबर की डिमाइस होती है किसी भी कारण से, तो फैमिली को ये 4 तरह के लॉस से गुजरना पड़ता है। सर जो इसमें 3 लॉस हैं, इमोशनल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल वैल्यू, जो सबसे मेन वैल्यू है, उसको मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है लाइफ इंश्योरेंस, वो इसको पूरा कर सकता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू आप कस्टमर को बताइए। इसमें काफी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इनको आप पेन पेपर लेके बैठिए, इस तरह से पूरा समझाइए कि किस तरह से मैं आपकी फाइनेंशियल वैल्यू को रिप्लेसमेंट आपकी फैमिली के लिए दे सकता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी फैमिली में डेथ होती है तो उस फैमिली को इमोशनल शॉक लगता है और फाइनेंशियल शॉक लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वो इमोशनल शॉक कम होता रहता है, लेकिन जो फाइनेंशियल शॉक है वो इंक्रीज होता रहता है। तो वो फाइनेंशियल शॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो पॉलिसी है वो काम करती है, जिससे कि फैमिली में वो फाइनेंशियल शॉक हमेशा ना बना रहे, एक टाइम के बाद वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से भी आप कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो ये एचएलवी का कंसेप्ट आप सबको क्लियर है? और कैसा लगा तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। अभी अभी तक हमने 5 आर कंसेप्ट, सेव एंड क्रिएट और 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू ये डिस्कस किए हैं। अगर आप सबको क्लियर है तो एक बार, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकता है, मैं उनको अनम्यूट भी कर दूंगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमने कहा था कि 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप सबको जैसे पता है कि मैरिज का सीजन गया है, तो आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है। ये मैरिज की लिस्ट या ये जो डाटा है, कोई चैट बॉक्स में बताएगा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, ये हमको डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है? चैट बॉक्स में थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे और लोगों को भी थोड़ा वैल्यू मिल जाए, उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए। कोई लिख रहा है प्रिंटिंग, जिनके शादी के कार्ड प्रिंट हुए हो, डेकोरेशन वाले। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा दोस्तों। तो आपको उन कस्टमर्स की लिस्ट बनानी है जिनकी अभी अभी न्यूली मैरिड हुई है। ये आप अपने एरिया में जो
शादी के कार्ड प्रिंट करते हैं उनसे ये डेटा ले सकते हैं, मैरिज हॉल वालों से ले सकते हैं, और जो मैरिज रजिस्टर करते हैं वहां से आप ये डेटा ले सकते हैं, जो फोटोग्राफी का काम करते हैं वहां से डेटा ले सकते हैं, जो भी मंडप वाले होते हैं या जो सजावट का काम करते हैं वहां से आप ये डेटा ले सकते हैं, जो आपके एरिया में बड़े अच्छे पंडित हैं उनसे भी आपको ये डेटा मिल सकता है। तो 8-10 जगह है जहां से आप जो न्यूली मैरिज हुई है कपल की उनका डेटा ले सकते हैं, और उनके पास जाके आप यही कहिए कि सर आप जब भी मैरिज होती है तो एक जिम्मेदारी बढ़ती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो उस जिम्मेदारी को कवर करने के लिए तुरंत एक्ट करता है। तो उसके लिए मैं आपके पास एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो ये आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत फायदा देगा। दूसरा, जिनके भी न्यूली बॉर्न बेबी हुए हैं उनको आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उस समय एक इमोशनल कनेक्ट बहुत जुड़ा रहता है। आप अपने एरिया के जो पोलियो ड्रॉप्स वाले हैं उनसे संपर्क कीजिए, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके यहाँ लोग बहुत आते हैं, उनके वहां पे आप कैनोपी लगा के, स्टैंडी लगा के, या किसी भी तरह अपने लीफलेट या पर्चे बंटवाइए। और बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं उनके ऑफिस में जाके आप बात करने की कोशिश कीजिए। जहां भी डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, दिन की 2 डिलीवरी 3 डिलीवरी, वहां से किसी तरह आपको डाटा मिल जाए, किसी नर्स से बात करके वहां पे आप बात कीजिए, तो वहां पे भी आपको एक बहुत अच्छा सेगमेंट मिल जाएगा। और उन कस्टमर्स के बच्चों से बात कीजिए जिनकी एज 8 ईयर क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए काफी सारे प्लान, जैसे 914 नंबर टेबल, जीवन लाभ टेबल, जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो ओपन हो जाता है। तो उनसे आप बात कीजिए। तो ये 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज पे आप काम करोगे तो आपको बहुत सारा बिजनेस फ्यूचर में मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद आके हम 2-3 कॉम्बिनेशन और अभी 2 कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे। डिजिटल पब्लिसिटी आने वाले 25 मार्च को एक 2 घंटे का सेशन लेके आ रही हैं, जिसमें हम केवल कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। हम टोटल 10 कंसेप्ट उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको RRR कंसेप्ट बताया, सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट बताया, और 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट बताया, उसी तरह हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे CDR कंसेप्ट, 4C कंसेप्ट एंड 4D कंसेप्ट, जीवन संस्कार कंसेप्ट। जिन बच्चों की एज 8 साल से ऊपर हो चुकी है, 8 से 20 के बीच में है, उनके लिए जीवन संस्कार कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फाइनेंशियल चाइल्ड कंसेप्ट, रिटायरमेंट के लिए किस तरह बात करनी है वो पूरा हम आपको बताएंगे। 4 टाइप ऑफ फैमिली कंसेप्ट, असेट वर्सेस लाइबिलिटी कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो अपने कस्टमर को बता सकते हैं। मैजिक बिल कंसेप्ट की 5 क्या मैजिकल क्वेश्चन कस्टमर से पूछ रहे हैं जिससे कि वो आपसे कहे कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। हैंड राइटिंग कंसेप्ट कि किसी किसी भी कस्टमर के पास आप बैठो, केवल 1 मिनट में आप हैंड राइटिंग कंसेप्ट से उनको कैसे इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हो, वैल्यू बता सकते हो। एंड 3 टाइप ऑफ सीजन एंड फाइनेंशियल डैम कंसेप्ट, ये पूरे जो है कंसेप्ट हैं, ये हम उस सेशन में 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का सेशन होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको अभी 3 से 4 कंसेप्ट बताए हैं, उसमें उसी तरह के ये 9 से 10 कंसेप्ट हम पूरे आपको बताएंगे, जिसकी फीस ओनली 249 है। और ये आने वाले 25 मार्च को है, जो कि सैटरडे को पड़ रहा है। तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डेली बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग शीट PDF फॉर्म में आपको दिया जाएगा, और 4 डिजिटल PDF ई बुक जो सेलिंग्स के ऊपर होगा वो भी आपको शेयर उस ग्रुप में मिलेगी। तो जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं, वो ये नंबर है मुन्ना जी का 7557781681 पे अपना पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है दोस्तों। अभी 17 मार्च को भी लिया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो आपको भी काफी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट इस इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस की अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए, वो सब बताया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप कस्टमर को कभी भी इंश्योरेंस समझाओ तो सबसे पहले उनको आप लाइफ साइकिल बताइए। उनसे कहिए कि सर किसी भी कस्टमर की लाइफ में जो होती है 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है 0 से 25। ये वो स्टेज होती है जब हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, जो हम डिपेंड हैं अपने पेरेंट्स पे हैं, हमारा पेरेंट्स हमारा पूरा ध्यान रखते हैं।
हमें कोई भी खर्चा चाहिए, हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट है, हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, डिमांड करते हैं और पेरेंट्स हमें वो चीज ला के देते हैं। तो 0 से 25 जो एज है वो बर्थ एंड एजुकेशन की एज है, कि हम जन्म लेते हैं, एजुकेट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो दूसरा जो स्टेज आता है, जो दूसरा जो फेज आता है, वो आता है दोस्तों 25 से 60 के बीच में। 25 से 60 के बीच में वो स्टेज है जहाँ पे हमारी मैरिज होती है, हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारी फैमिली आगे बढ़ती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम घर लेते हैं, कार लेते हैं, बच्चों के कॉलेज के लिए प्रोविजन करते हैं, मैरिज के लिए प्रोविजन करते हैं। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पे हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है। उसके बाद जो तीसरा फेज होता है दोस्तों, वो होता है 60 साल के बाद, जब हम अपने रिटायरमेंट की उम्र पे आ जाते हैं। तो किसी भी कस्टमर से कहिए कि सर जो 0 से 25 है उस पे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, 25 से 60 के बीच में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम सेल्फ डिपेंड होते हैं, 60 साल के बाद ये डिपेंड करता है कि हमने 25 से 60 के बीच में क्या किया, कि हम फिर से अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाएंगे या हम हमेशा इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे। तो जो 25 से 60 के बीच में होता है, जब हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमको सर चाहिए होता है रिस्क कवर, जिसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और 60 साल के बाद हमको चाहिए होता है कैश कवर, जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट फंड वैल्यू। तो लाइफ इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 25 से 60 के बीच में हमें रिस्क कवर देता है। अगर आप किसी भी पर्सन को 25 साल का है, उनको एक 30-35 साल की पॉलिसी देते हो, तो 25 से 60 के बीच में आपको एक अच्छा रिस्क कवर देता है। और 60 साल की जब मैच्योरिटी आती है तो आपको एक अच्छा कैश कवर देता है। तो किसी भी कस्टमर, जो आपका कस्टमर कहता है कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखना चाहता हूँ, मुझे शॉर्ट टर्म प्लान बता दो, तो उन उसमें पहले आप इनको ये लाइफ स्टेज बताइए कि सर हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि 25 से 60 के बीच में हमें रिस्क कवर की जरूरत है। आज आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, आपने कहा कि मुझे 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का प्लान बता दो या 20 साल का प्लान बता दो, तो 50 साल पे आपका वो प्लान खत्म हो जाएगा। और सर 50 की एज वो एज है जहां पे हमें सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा रिस्क कवरेज की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन उस समय चल रहा होता है, बच्चों की मैरिज आने वाली होती है। तो उस समय हमें, हमारे पास एक रिस्क कवर होना जरूरी है। और 50 साल की एज में सर अगर आप दोबारा इंश्योरेंस लेना जाओ, तो कम चांस है कि आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो हेल्थ का फैक्टर आता है, एक एज का फैक्टर आता है। तो आज ही हमें एक लंबा प्रोविजन लेना चाहिए, ये आप कस्टमर को इस तरह से बताओगे तो कस्टमर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल कंसेप्ट। तो सबको क्लियर है दोस्तों? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर सबको क्लियर है लाइफ साइकिल का कंसेप्ट। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। सेव एंड क्रिएट एंड क्रिएट से मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस कर दिया था, ये उसी का है। एक होता है दोस्तों, आप जब कस्टमर के पास जाते हो, कहते हैं मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, तो आप अपने कस्टमर को बताइए कि सर जब एक कंपनी की बैलेंस शीट बनती है या किसी भी इंडिविजुअल जब की बैलेंस शीट बनती है, तो दो साइड होती हैं। एक होती है असेट की साइड, एक होती है लाइबिलिटी की साइड। असेट की साइड में आपके गोल्ड हो सकता है, कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी वैल्यू हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, शेयर या लैंड हो सकता है। लाइबिलिटी की साइड में आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, बिजनेस लोन या मशीन लोन, जो भी आपके बिजनेस में आपने लिए वो हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन है, सीए है या अकाउंटेंट है, वो आपकी दो साइड देख रहा है, लेकिन सर एक जो लाइफ होती है उसमें तीसरी साइड भी होती है, जिसको हम कहते हैं ड्रीम, कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड, जो हमारी फैमिली की होती है। जैसे हमें नई कार लेनी है अपनी फैमिली के लिए, बड़ा घर लेना है, फैमिली को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है, बच्चों की मैरिज करनी है, डेली एक्सपेंसेस के लिए हमको पैसा कमाना है, चिल्ड्रन एजुकेशन की फीस देनी है, हमारा रिटायरमेंट, चैरिटी करनी है, कोई भी सोशल खर्चा करना है या सडन एक्सपेंसेस करना है।
ये वो खर्चा है जो कोई भी अदर पर्सन, सीए नहीं देख सकता आपके अलावा। तो जो भी मैं आपको एक अपना इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस, वो ये श्योर करता है कि आपके ना रहने पर जो आपकी असेट है वो तो आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाए, जो आपकी लाइबिलिटी है और जो आपकी ड्रीम एंड कमिटमेंट है वो ये हमेशा लेने के लिए तैयार रहता है। तो आप इस प्रपोजल फॉर्म पे साइन कर दीजिए। तो ये कंसेप्ट है, जब आपको लोग कहें कि मैं सीए से पूछूंगा या मैं किसी अपने दोस्त से डिस्कस करके बताऊंगा, तो आप ये असेट लायबिलिटी और ड्रीम एंड कमिटमेंट का जो एक चार्ट है इस तरह से बना के कस्टमर को बता सकते हैं कि सर दो साइड तो सबको दिखती है, लेकिन जो तीसरी साइड है वो किसी को भी नजर नहीं आती, और जो मेरा इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो उन्हीं को कवर करने का काम करती है। तो क्लियर है सबको? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप कस्टमर के सामने बैठे तो इस तरह से ड्रा करके आप कस्टमर को बताइए। दोस्तों आप ये कंसेप्ट है, आप अपने कस्टमर के पास जाइए और कस्टमर से कहिए कि सर हम जब भी कोई ताला परचेज करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं कि एक चाबी, दो चाबी, तीन चाबी। तो आपको ताला परचेज करना है तो आप कितनी चाबी वाला ताला परचेज करेंगे? स्क्रीन विजिबल है सबको? क्योंकि मैसेज आया स्क्रीन विजिबल नहीं है रण विजय जी का। अगर स्क्रीन विजिबल है तो एक बार लिख दीजिए विजिबल तो। ओके, स्क्रीन विजिबल है रणविजय जी, एक बार आप अपने एंड से प्लीज चेक कीजिए। आप कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछिए कि सर आप मार्केट में एक लॉक परचेज करने जाते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन में मिले कि आपको जो चाबी मिलेगी वो एक वाली मिलेगी या दो वाली मिलेगी या तीन वाली मिलेगी, तो आप कौन सी लेना चाहोगे? तो एक बार आप भी कमेंट कीजिए, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे आपको ये रिकॉल रहेगा। क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है, आप अपनी जो सेल्स किट है उसमें ताला रख के ले जा सकते हैं और कस्टमर से बात कर सकते हैं साथ के साथ। तीन वाली, कस्टमर से पूछिए कि सर तीन वाली क्यों। दूसरे उनसे पूछिए कि सर आप कार खरीदते हैं तो उसमें हमेशा दो चाबी का जोड़ा मिलता है, अगर कोई आपको एक चाबी दे तो क्या आप दूसरी की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे? तीसरा क्वेश्चन कस्टमर से पूछे कि जो सर हमारे घर में स्टोव होता है, बर्नर होता है, वो चार बर्नर, तीन बर्नर का होता है, लेकिन काम एक या दो बर्नर ही आते हैं, तो तीसरा बर्नर हम क्यों रखते हैं? कोई रिप्लाई करेगा कि हम तीन चाबी क्यों लेते हैं, हम कार लेते हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा की डिमांड करते हैं, या बर्नर का भी यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा बर्नर क्यों करते हैं? स्टैंड बाय के लिए या बैकअप के लिए। तो उसी तरह सर, जो आपकी इनकम है उसका आपने अपनी फैमिली के लिए एक स्टैंड बाय प्रोविजन या बैकअप प्रोविजन किया है कि आपकी अनुपस्थिति में भी वो आपकी फैमिली को मिलती रहे, इसका क्या प्रोविजन है? समझा पा रहा हूं दोस्तों आपको? इफ वन लूज और नॉट वर्किंग वी कैन यूज अनदर, शशिपाल जी ने बोला है। तो उसी तरह आप कस्टमर से कहिए कि सर अगर कल आपकी इनकम आपकी फैमिली के लिए नहीं रही तो उसका बैकअप सोर्स या स्टैंड बाय सोर्स आपकी फैमिली में क्या है, क्या उसका आपने प्रोविजन किया है? क्लियर है? क्लियर है सबको?
कैसी कंसेप्ट है दोस्तों, आपने कस्टमर को बताइए कि सर जो मनी होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पैसा देते हैं, वहां पे उस पैसे का नाम रख रखा है फीस। उससे क्या मिलता है बच्चे को, हमारे किड्स को ब्राइट फ्यूचर मिलता है। दूसरा है, हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, वहां भी हम पैसा देते हैं, उसको हम कहते हैं घर के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। उससे क्या मिलता है फैमिली को, फूड फूड मिलता है, डेली का फूड मिलता है। हॉस्पिटल में भी हम मनी देते हैं, वहां पे उसका नाम दे रखा है चार्जेस, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, रिलीफ। हम घर में रहते हैं, वहां भी हम मनी देते हैं, रेंट हो सकता है, ईएमआई देते हैं, तो हमें मिलता है शेल्टर। गवर्नमेंट को भी हम पैसा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका नाम रख रखा है टैक्सेस, तो उससे क्या मिलता है, देश को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलता है। जो ये सारी चीज हैं, स्कूल में हम पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, लेकिन हमने फीस नाम रख रखा है। ग्रोसरी शॉप में मनी देते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रखा हुआ है। हॉस्पिटल में हम मनी देते हैं, हमने चार्जेस रखा हुआ है। घर में हम मनी देते हैं, हमने रेंट ईएमआई रखा हुआ है। गवर्नमेंट को हम मनी देते हैं, टैक्सेस रखा हुआ है। ये सब है मनी के, लेकिन उसमें दूसरा नाम है। इसी तरह आप एलआईसी में सर मनी देते हो, उसका हम प्रीमियम का नाम देते हैं। उससे क्या मिलता है, उससे आपको सब कुछ मिलता है। जो ऊपर वाला एक्सपेंसेस है, अगर कल आप नहीं रहे तो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए भी पैसा देगा, घर के खर्चे के लिए भी पैसा देगा, हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे के लिए भी पैसा देगा, आपके परिवार को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े उस शेल्टर के लिए भी पैसा देगा। तो जो एलआईसी का जो प्रीमियम है, छोटा सा मनी है, वो भी आप अपने खर्चे में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपके जो ऊपर वो सारे खर्चे हैं वो लाइफ टाइम तक चलते रहे। तो ये व्हाट मनी नेम्स कंसेप्ट है, जो अपने कस्टमर को, जो आपका कस्टमर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं बचता या बीमा क्यों लेना चाहिए, उनको इस कंसेप्ट के थ्रू आप बता सकते हैं कि सर सब चीज में मनी है। दोस्तों जो मनी है, जो मनी, उसका आप कहिए जो मनी है वो पावर है। मनी इज इक्वल टू पावर, मनी इज इक्वल टू चॉइस। तो एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हम मनी ही बेचते हैं। अगर मैच्योरिटी आती है तो कस्टमर को मनी मिलती है, डेथ क्लेम होता है तो मनी मिलती है, एसबीडी होता है तो मनी मिलती है, मनी बैक आता है तो भी मनी मिलती है। तो हमेशा कस्टमर को कहिए कि सर मैं मनी में डील करता हूँ। आप ये मत कहिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में डील करता हूँ, लाइफ मनी में डील करता हूँ थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। और उसके बाद आप ये कंसेप्ट बताएंगे तो आपका वहां पे एक अच्छा एज मिलेगा। तो ये कंसेप्ट भी सबको क्लियर है दोस्तों। जैसे क्रिएट एंड सेव का बताया था, तो लोग जो आप कंपेयर करते हैं तो उनको यही बताइए कि सर सिमिलर कंपैरिजन होता है हमेशा। जैसे जो एलआईसी है वो क्रिएट एंड सेव मेथड पे चलती है। गोल बेस्ड प्लानिंग, जो भी आपका लाइफ का गोल है उसकी प्लानिंग के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहिए। फॉर श्योर एंड सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट जो फ्यूचर में होने ही होने हैं, जिसको हम टाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमारी जो प्लानिंग हो रही है वो भी श्योर एंड सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए। और अदर इंस्ट्रूमेंट सेव एंड क्रिएट में क्या होता है, रिटर्न बेस होते हैं, वो गोल बेस नहीं होते, वो रिटर्न बेस होते हैं, हम रिटर्न के पीछे भागते हैं। वो उन इवेंट के लिए होने चाहिए जो अनसर्टेन होते हैं और कैन बी डिलेड कर सकते हैं। तो अपने कस्टमर से आप लिखवाइए कि सर आपकी लाइफ के कौन कौन से इवेंट हैं जो सर्टेन और श्योर हैं, जो होने ही होने हैं, चाहे आप हो नहीं हो, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। और ऐसे कौन से इवेंट हैं जो अनसर्टेन है और जिसको आप डिले कर सकते हो। तो जो श्योर और सर्टेन इवेंट है उसका जो प्लानिंग है, प्रोविजन है, वो इंश्योरेंस के माध्यम से होना चाहिए। और जो अदर इवेंट है, जैसे कार लेना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, 25वीं एनिवर्सरी बनानी है, ये इवेंट को जरूरी नहीं है हो, अगर हो जाए तो अच्छा है, उसकी जो प्रोविजन है हम अदर इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो ये कंपेयर बेस आता है, जब आप कस्टमर को एजुकेट करके कंपेयर बताते हैं। तो सिमिलर कंपेरिजन विद डिफरेंट प्रोडक्ट। आई हैव टू कंसल्ट माई सीए, इसका मैंने आपको पीछे बैलेंस शीट का बताया था कि सीए सर आपका एक पहलू दे सकता है असेट और लाइबिलिटी का, लेकिन जो दूसरा पहलू है, आपके फ्यूचर के ड्रीम है, कमिटमेंट है, गोल है, डिजायर है, वो आपका सीए नहीं दे सकता, वो केवल आप देख सकते हो। तो उसका डिसीजन भी आपको लेना है। तो ये दो ऑब्जेक्शन हमने पीछे हैंडल की है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, जब तक कस्टमर को
इंश्योरेंस की कॉस्ट ज्यादा लगेगी वो हमारे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें अपने बेनिफिट भी उसी लेवल में लेके आने हैं, और वो जो काम करता है वो दोस्तों कंसेप्ट सेलिंग करता है। क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग दोस्तों, सेल्स में एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसको कहते हैं सेल्स कैटिंग। सेल्स कैटिंग वो टेक्निक होती है जिसमें हम कस्टमर को सपने दिखाते हैं कि आपको फ्यूचर में वो पैसा मिल गया है तो आप उसका कैसे यूज कर रहे हैं। कि सर आपके बच्चे के एजुकेशन में आज के 18 साल बाद आपको 15 लाख मिले तो अच्छा रहेगा या 20 लाख। यहाँ पे आप रिवर्स में जा रहे हो। हम कहते हैं कि सर 5 लाख की पॉलिसी ले लो या 10 लाख की पॉलिसी ले लो, उससे अच्छा है आप पूछो कि सर 15 लाख मिले तो अच्छा रहेगा या 20 लाख। तो कस्टमर को मिलने वाला पैसा ज्यादा है, तो वहां पे नेगोशिएशन नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा इंडिया है, कल्चर है, वो बार्गेनिंग का कल्चर रहता है, नेगोशिएशन का रहता है जब हमें देना होता है। लेकिन जब हमें मिलना होता है तो हम हमेशा सोचते हैं ज्यादा मिले। तो हमेशा आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसकी स्टार्ट ऐसे करो कि सर आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 25 लाख मिले या 40 लाख मिले तो आपको क्या अच्छा लगेगा। आपकी बच्ची की मैरिज के लिए 40 लाख मिलना चाहिए, 60 लाख मिलना चाहिए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन की स्टार्ट करो। उसको सेल्स कैटिंग कहते हैं कि आप उसको विजुलाइज करा दिया, सपने में ले गए कि रिटायरमेंट पे 50 लाख का फंड अच्छा रहेगा या 1 करोड़ का फंड से आपका काम होगा। तो ये सेल्स क्वेश्चन होते हैं जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में रखने चाहिए। एक कंसेप्ट है दोस्तों जीवन बचत के, 1-1 लाख रुपया 15 साल तक दीजिए, उसके बाद 1 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पे लीजिए, या 5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी आपको लाइफ टाइम ऑप्शनल, और फैमिली के लिए 21 लाख का फंड रहेगा। तो जो आपको, जो भी पर्सन 20 साल 25 साल के ऊपर है उनको आप ये कंसेप्ट दे सकते हो। काफी अच्छा कंसेप्ट है। इसका प्लान आप लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। इसमें 3 प्लान है, 915, 35, 35, 21 लाख का सम एश्योर्ड है। 915, 35, 35, 21 लाख का सम एश्योर्ड है। दूसरी जो पॉलिसी है दोस्तों, इसमें 914, 15, 15, 4 लाख का सम एश्योर्ड है, और उसकी मैच्योरिटी को 10 सेटलमेंट में लिया है। तीसरा 914, 25, 25, 3 लाख का सम एश्योर्ड, और उसकी मैच्योरिटी को भी 10 सेटलमेंट में लिया है। कस्टमर को देना है 1-1 लाख रुपए 15 साल तक। 15 साल के बाद कोई पैसा नहीं देना। जो मैच्योरिटी है उस पे 1 करोड़ मिलेंगे जीवन आनंद से। उस जीवन आनंद को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगाइए जो 5% का इंटरेस्ट दे रहा हो उस समय, तो 5-5 लाख रुपए आप पेंशन ले सकते हैं। और आपके बाद आपकी फैमिली को भी एक 21 लाख का फंड मिलेगा। तो ये इसमें कंसेप्ट यूज किया गया है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है वो कम टाइम तक देना है। रिस्क कवर लाइफ टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और मैच्योरिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। कस्टमर की जेब से केवल जा रहा है दोस्तों 15 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए 15 साल तक देने में। कस्टमर से कहिए सर 15 लाख आपने दिए, 21 लाख तो हम गारंटीड आपकी फैमिली को दे ही रहे हैं। तो 15 लिए और 21 दे रहे हैं तो वो तो फैमिली को दे रहे हैं। उसके ऊपर से आपको रिटायरमेंट पे हम 1 करोड़ रुपए एडिशनल दे रहे हैं। आपने दिए 15 लाख, हमने आपकी फैमिली के लिए 21 लाख का पहले ही दिन से एक फिक्स डिपॉजिट करके रख दी। उसके अलावा आपको रिटायरमेंट पे हम 1 करोड़ रुपए एडिशनल दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आप अपने कस्टमर के सामने लेके जा सकते हैं। इस लिफलेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ, जो प्लान की पीडीएफ है, मैं मुन्ना जी को भेज दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। दूसरा है दोस्तों, मैंने बताया था जिनकी भी न्यूली मैरिड हुई है, लाइफ टाइम पेंशन जीवन उपहार।
कि आपको 1153 रुपए पर डे के बचाने हैं 15 साल तक। एक हाई प्रीमियम का ये कंसेप्ट है। 15 साल के बाद आपको 41 लाख रुपए मैच्योरिटी मिलेंगी और 2-2 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो इसमें सिंपल दो प्लान डाले हैं केवल। सबसे पहला 945 है 15 साल के लिए, लिख लीजिए आप 945, 15 साल के लिए 25 लाख का सम एश्योर्ड है। दूसरा है 915, 26,30,000 का सम एश्योर्ड है। तो जो 915 है वो 15 साल बाद मैच्योर्ड होके लगभग लगभग 41 लाख की मैच्योरिटी देगी, और उसके बाद 2-2 लाख रुपए जीवन उमंग से लाइफ टाइम आता रहेगा। तो लाइफ टाइम पेंशन विद मैच्योरिटी एंड लाइफ टाइम रिस्क कवर जो भी न्यूली वेडिड कपल है उनके लिए है। आप इसको हाफ भी कर सकते हो, हाफ का हाफ भी कर सकते हो, लेकिन एक ये कंसेप्ट आप लेके जाइए। जो भी न्यूली वेडिड कपल, जो हमने प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया बताया था, उसमें से आपको ये काम आएगा। तीसरा सिंपल है दोस्तों, इसमें जीवन लक्ष्य है कि 50 लाख रुपीज आपकी डॉटर की मैरिज के पर्पस के लिए केवल 9,999 रुपए पर मंथ की सेविंग करें। कॉन्टेक्ट टुडे। तो ये एक लीफलेट है, तीनों को आप अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कीजिए, अपने स्टेटस पे रखिए। क्वेरी आती है तो उनसे जाके मिलिए, पहले कंसेप्ट बताइए कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, उसके बाद आप उनको कॉम्बिनेशन कंसेप्ट बताइए, तो वहां से एक सेल्स के चांस अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये पोस्टर मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर किसी को भी रजिस्टर करना हो तो आप मुन्ना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 25 तारीख को एक सेशन हो रहा है। इसमें हम इस तरह के 11 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सेकंड जो था वो दो प्लान है, 945 है, 945 15 साल के लिए 25 लाख का सम एश्योर्ड है। और दूसरा जो है 915 15 साल के लिए है, वो 26,30,000 का सम एश्योर्ड है। मुन्ना जी ने यहाँ पे ग्रुप का लिंक दिया, आप सब ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। तो ये सारे पोस्टर्स और जो प्लान कॉम्बिनेशन की पीडीएफ है वो ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, तो आप वहां से लेके कस्टमर को अपना दे सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, कौन सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, एक छोटा सा फीडबैक अगर आप चैट बॉक्स में देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सेशन कैसा लगा? एक छोटा सा प्रयास था मुन्ना जी के साथ मिलके कि कुछ डिफरेंट दिया जाए। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। जो ये दोनों प्लान आपको बताए हैं ना, इसका आप हाफ और हाफ का हाफ भी कर सकते हैं। उस ग्रुप में हम 4-5 पोस्टर और शेयर कर देंगे, जो 100 रुपीज पर डे या 2,000-3,000 रुपए मंथली में हो, उसका कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। भानुदास बेलाली जी ने हैंड रेस किया है जी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, ये दो जो प्लान जो डिटेल्स बाद में बताए आपने, दो पोस्टर्स, हाँ जी। उसके प्लान डिटेल्स चाहिए थे सर मुझे। हाँ मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, मुन्ना जी हाँ ने सर। ग्रुप में लिंक शेयर किया है अच्छा। ओके व्हाट्सएप ओके। का। हाँ।
आप उसमें हाँ जो हाँ हाँ। जाइए, उसमें आपको ये पोस्टर की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जेपीजी प्लान भी। डिटेल्स, प्लान डिटेल्स भी मिल जाएंगे हाँ, साथ में। प्लान डिटेल भी मिल जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ बढ़िया लगा कोई सर क्वेरी? आपका ओके, थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन। एक्सलेंट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके सर। थैंक यू देवेश जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो, कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम 5 मिनट यहीं पे हैं। जो 25 को सेशन है वो 8:15 से चालू होगा और 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का रहेगा। जो ये रिबेट की प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये तब आती है जब हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग की कमी होती है। जब आपके पास प्रोस्पेक्टिंग की कमी हो और आप सीधा प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें, आप कोई भी कंसेप्ट नहीं बताते, कस्टमर को एजुकेट नहीं करते, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, तो वहां पे रिबेट की प्रॉब्लम आती है। आप थोड़ा अपना अप्रोच को चेंज कीजिए, प्रोफेशनल अप्रोच रखिए और कस्टमर को बीमे में प्रोडक्ट पहले ना बता के कंसेप्ट बताइए, उसके बाद आपका प्रोडक्ट उनमें कैसे हेल्प कर सकता है वो बताएंगे, तो वहां पे आप रिबेट से ओवरकम हो सकते हैं। कोई भी जो ये यूलिप होती है ना, इसमें जो मैच्योरिटी होती है, उसमें तो जैसे आप वो लेते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो उसके दायरे में आती है, उस पर डिपेंड करेगा। आप आपने जो आज कंसेप्ट सीखे उसमें दोस्तों, आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो 4 टाइप्स की बताई थी और सेव एंड क्रिएट मेथड, ये कस्टमर के सामने बैठ के डिस्कस कीजिए पेन कॉपी लेके, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसमें तीनों हम पीपीटी शेयर कर देंगे मुकेश जी। मुन्ना जी को मैं अभी रात को ही भेज दूंगा, आपको तीनों इमेजेस, क्लियर एचडी इमेजेस मिल जाएगी और तीनों पीपीटी मिल जाएगी। मुन्ना जी, एक बार आप अपना नंबर बोल दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुश जी, देवेश जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। रघुवीर जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप हैंड रेस कर लीजिए डीपी जी, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी सर। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। हाँ सर, मैंने अभी अभी नया नया बिजनेस चालू किया है। जी। हाँ, तो उसके बारे में गाइडेंस चाहिए था सर, तो अपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकता हूँ मैं? हाँ सर, जो अभी क्लास है वो तो कंसेप्ट के ऊपर है। बाकी आपको आज भी मैंने 3 तरीके बताए हैं कि किस तरह हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं।
हाँ हाँ सर। और जो आप उस सेशन में आओगे तो उसमें 2-3 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप अपने किसी भी दोस्त से, रिश्तेदार से आप बात कर सकते हो बिना इंश्योरेंस की बात किए। उनको समझ में आ जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। जैसे हैंड राइटिंग कंसेप्ट है या टू पेन कंसेप्ट है, डेली लाइफ में यूज होने वाले कंसेप्ट हैं जिनसे आप उनको इंश्योरेंस अवेयर करा सकते हो। तो आप वो यूज चल कीजिए जो भी सर, आपके। अपना LIC का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है क्या सर, ले सके? किस चीज के लिए? यानी रिन्यूअल पॉलिसी वगैरह वो अपन उसमें देख सकते हैं, पोस्टर वगैरह। हाँ, वो शाइन का आता है सर, शाइन सॉफ्टवेयर का आता है। वो मैं मुन्ना जी से कह दूंगा, आपको डिटेल दे देंगे। चलेगा ना सर? थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना टाइम दिया। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुन्ना जी को भी भेज सकते हैं। हम उस सेशन में भी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जो हम 25 तारीख को सेशन ले रहे हैं। कोई आपका मार्केट में ऑब्जेक्शन आ रहा है या कुछ भी कंसर्न आ रहा है तो आप पहले से ही दे के रखिएगा, हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। और जो ये कंसेप्ट पे सेशन होने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका सारा आपको PDF और सब कुछ मटेरियल मिलेगा जो आप कस्टमर के सामने बैठा के, जैसे आज हमने PPT चलाई है उस तरह से दिखा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और थैंक यू सो मच ये आपने इतने पेशेंस के साथ और पार्टिसिपेशन के साथ सुना। थैंक यू सो मच अगेन।